हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 39 सीपीसी का उसमें से इसके रूल 1 to 5 तक डिस्कस करेंगे। इसमें ऑर्डर 39 अस्थायी व्यादेश टेम्परेरी इंजेक्शन और अंतर्वर्ती आदेश इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। तो पहले जो इसके रूल है 1 to 5 तक ये टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए हैं और इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है और कोर्ट कैसे उसको टेम्परेरी इंजेक्शन को देती है। इसका रूल 1 कहता है केसेस इन विच टेम्परेरी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड, वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यदेश दिया जा सकेगा। जो टेम्परेरी इंजेक्शन है वो किन कंडीशंस में दिया जाएगा इसके बारे में बताते हैं। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है वह अपना प्रार्थना पत्र या दावा शपथ पत्र के साथ में न्यायालय के समक्ष देता है और उस विवादग्रस्त संपत्ति में अगर विपक्षी या अपोजिट पार्टी उस संपत्ति को बर्बाद कर देने की धमकी देता है या डैमेज करने की या स्थिति में परिवर्तन करने की या बेच देने की, विक्रय कर देने की ऐसी संभावना है और ऐसा पूर्ण विश्वास है उसको, यदि ऐसी चीजें उसके साथ घटित होने वाली हैं तो उन बातों के तहत वो टेम्परेरी इंजेक्शन ले सकता है। और उसके बाद में अगर कहता है कि संपत्ति को कपट पूर्वक छल से उसे बेच देगा या उसका कब्जा हटा देगा या उसमें क्षति पहुंचा देगा, ऐसी धमकी देता है या उसको बेदखल करेगा, ऐसी इस प्रकार की धमकी देता है और वह धमकी और या इस तरीके का कृत्य यदि कोर्ट के समझ में आ जाता है तो कोर्ट ऐसी कृत्य को रोकने के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकता है। टेम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट दो तरह से दे सकता है। एक तो वो टेम्परेरी इंजेक्शन कर सकता है कि जब तक कोर्ट का निस्तारण न हो जाए तब तक व्यादेश या इंजेक्शन लागू रहेगा। एक टेम्परेरी इंजेक्शन वह किसी निश्चित समय के लिए दे सकता है कि इतने निश्चित समय तक इसका टेम्परेरी इंजेक्शन रहेगा और उसके बीच में वह आगे का प्रोसेस करेगा। तो ये बात इसके रूल 1 में कही गई। अब इसके रूल 2 में कहा गया कि इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। रूल इसका 2 कहता है कि भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश। अब इसमें कोर्ट ने इंजेक्शन पारित कर दिया गया एक निश्चित समय के लिए। सपोज करता हूं कि अगली डेट के लिए इंजेक्शन पारित कर दिया गया कि इस डेट तक विपक्षी को उसमें हस्तक्षेप करने से, निर्माण करने से या तोड़फोड़ करने से रोका जाता है और वो उस डेट के आगे भी ये संभावनाएं बनी हुई हैं। तो जो वादी पक्षकार है वो कोर्ट को प्रार्थना पत्र देता है कि यहाँ तक जो आज तक जो स्थायी जो इसमें व्यादेश पारित था उसे आगे की तिथि तक या नेक्स्ट उसको जो भी समय हो वहां तक बढ़ा दिया जाए। तो कोर्ट यदि ऐसा उचित देखती है तो उसे नेक्स्ट डेट तक बढ़ा सकती है। ये बात रूल 2 में कहा। इसमें रूल 2A कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजेक्शन। अब इसमें रूल 2 में कहा कि व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम, अगर कोर्ट ने इंजेक्शन पारित किया, व्यादेश दिया और व्यादेश देने के बाद विपक्षी पक्षकार उस व्यादेश का जो इंजेक्शन दिया उसका उल्लंघन करता है, मतलब व्यादेश के बाद भी तोड़फोड़ करता है या विक्रय कर देता है या क्षतिग्रस्त कर देता है या उससे खाली करा देता है, तब ऐसी दशाओं में क्या होगा कि कोर्ट उसकी संपत्ति को, विपक्षी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कर सकती है या विपक्षी को
3 मंथ्स के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकती है और उसके बीच में कभी भी कोर्ट उसे रिलीज कर सकती है यदि उचित समझती है, वरना 3 मंथ के लिए उसको सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकती है। अब ये जो कुर्क करेगी, कुर्क की संपत्ति जो है 1 साल के लिए होगी और 1 साल के भीतर अगर वह पुनरावृत्ति करता है उस भंग की प्रक्रिया को, तो कोर्ट उसकी संपत्ति को विक्रय करा करके जो उसका नुकसान हुआ वादी का, उसे प्रतिकर या उसकी भरपाई करा सकता है। ये बात रूल 2A में कहा गया। अब रूल 3 इसका कहता है बिफोर ग्रांटिंग इंजेक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। जब कोर्ट पर ये टेम्परेरी इंजेक्शन अस्थायी व्यदेश पारित करेगा तो उसके लिए क्या कहा रूल 3 में, व्यदेश देने से पहले न्यायालय निर्देश देगा कि विरोधी पक्षकार को सूचना दे दी जाए। अब रूल 3 में कहा कि जब व्यदेश की सुनवाई होने लगेगी तो कोर्ट को प्रथम कर्तव्य है कि व्यदेश देने से पहले वह विपक्षी पक्षकार को सूचना दिलवाए, उसको नोटिस दिलवाए। इसके बाद अगर ऐसा कोर्ट को प्रतीत होता है कि यदि उसे इस केस के फाइल होने या नोटिस देने या ऐसा इमरजेंसी है कि जिसके कारण उसको समय नहीं दिया जा सकता, विपक्षी पक्षकार को नोटिस नहीं पहुंचाई जा सकती है, तो वो बिना पहुंचाए हुए नोटिस उसको डायरेक्ट जो है टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकता है। अदरवाइज पहले उसको नोटिस देना होगा विपक्षी पक्षकार को और उसकी बात सुनने के बाद में टेम्परेरी इंजेक्शन पारित करना है। अब रूल 3 इसका कहता है कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजेक्शन विद इन 30 डेज। अब इसका रूल 3A में कहा कि जो इंजेक्शन है इसमें एक बात और कही कि जो 3A में कहा कि जो इंजेक्शन है वो क्या होगा कि जो इंजेक्शन टेम्परेरी इंजेक्शन दिया गया, टेम्परेरी इंजेक्शन के बाद 24 घंटे के भीतर मतलब नेक्स्ट डे, आज जैसे टेम्परेरी इंजेक्शन पारित किया गया तो अगले दिन के कार्य एंड होने तक उस विपक्षी पक्षकार को उसमें से स्थगन की सूचना देना होगा और स्थगन की सूचना के साथ में उसका आदेश की एक प्रति, व्यदेश आवेदन की प्रति, मतलब जो अब कोर्ट में केस फाइल किया गया, वाद पत्र की प्रति, शपथ पत्र की प्रति, एप्लीकेशन जो हमारा टेम्परेरी इंजेक्शन फाइल किया गया उसकी प्रति और उसका शपथ पत्र, और जिस आधार पर टेम्परेरी इंजेक्शन उसको मिला उन आधार की कापियां, सपोज करते हैं कि बैनामे का मिला, बैनामे के आधार पर मिला तो बैनामे की कापी उस पक्षकार को, विपक्षी पक्षकार को 24 घंटे के भीतर उसे देना होगा। और जब विपक्षी पक्षकार उसको प्राप्त करेगा, उसे विपक्षी पक्षकार रजिस्टर्ड डाक से उसको भेजना होगा या कोर्ट की जो भी प्रक्रिया में आदेशित करेगा उसे उसको भेजना होगा और विपक्षी पक्षकार नोटिस पाते ही कोर्ट में उपस्थित होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब विपक्षी पक्षकार उपस्थित होगा तो जो टेम्परेरी इंजेक्शन है जो उसने बिना विरोधी पक्षकार को दिए हुए पारित किया उसको 30 डेज के भीतर निपटाएगा। मतलब विपक्षी पक्षकार को सुनने के बाद वो आगे रहेगा या वहीं पर समाप्त हो जाएगा, जो टेम्परेरी इंजेक्शन दिया वो 30 दिन के अंदर कोर्ट को निपटाना होगा। अब इसका रूल 4 कहता है ऑर्डर फॉर इंजेक्शन में बी डिस्चार्ज वेराइड और सेट असाइड। रूल 4 इसका कहता है कि व्यदेश के आदेश को प्रभावन्मुक्त उनमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा। ये बात रूल 4 में कहा कि अगर किसी पक्षकार, जो पक्षकार असंतुष्ट है, वह पक्षकार देखता है कि उसमें से वाद में कोई ऐसा तात्विक तत्व में विशिष्टता का हेर फेर किया गया, जो उसमें पॉइंट्स लिखे गए उनमें कोई हेर फेर करके या भ्रामक कथन करके या गलत डॉक्यूमेंट दे करके जो है टेम्परेरी इंजेक्शन प्राप्त कर लिया गया, तो उसकी वो आपत्ति, उसकी ऑब्जेक्शन
सूचना कोर्ट को देगा और कोर्ट में अपनी बात रखने के पश्चात जो व्यदेश जो टेम्परेरी इंजेक्शन दिया गया, उस टेम्परेरी इंजेक्शन को कोर्ट अगर समझता है कि भ्रामक तथ्यों या गलत तथ्यों के आधार पर ले लिया गया तो कोर्ट उसको अपास्त कर सकता है। लेकिन अगर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, ये जो अपोजिट पार्टी है ये गलत चीजें बयान कर रही है, तो फिर उसको टेम्परेरी इंजेक्शन मेंटेन रखा जा सकता है। अब बात आती है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अगर फर्स्ट डेट में या नोटिस भेजने के बाद दोनों पक्ष सुनने के बाद में टेम्परेरी इंजेक्शन पारित किया गया, तो जब तक अति आवश्यक न हो या उसको कोई भूल न हो गई हो तब तक टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो अपास्त नहीं किया जाएगा। अब इसका रूल 5 कहता है इंजेक्शन टू कारपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर। रूल 5 कहता है निगम की को निर्दिष्ट व्यदेश उसके अधिकारियों पर आबद्धकार होगा। अब कोई निगम पर, कोई कारपोरेशन है, ग्रुप है लोगों का जहां पर काम कर रहे हैं, कारपोरेशन एक फैक्ट्री है या अन्य कोई वर्कशॉप है या ऐसा नगर निगम है या रेलवे बोर्ड है, ऐसा कोई निगम है जिस पर कोर्ट अस्थायी व्यदेश पारित करती है, तो ये नहीं कि उस निगम पर पारित, निगम का मतलब होता है कि उसके कर्मचारी और उसमें उपस्थित गण जो हैं, जो कार्य कर रहे हैं या जो उससे रिलेटेड है, उन पर इस अस्थायी व्यदेश को माना जाएगा कि उन पर भी जो उसके सभी सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उन पर भी वो लागू होगा, केवल निगम पर ही नहीं। निगम का मतलब होगा निगम पर और उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो उसके लोग, सब पर ही वो लागू हुआ माना जाएगा। तो ये बात टेम्परेरी इंजेक्शन की बात हो गई कि टेम्परेरी इंजेक्शन कैसे लागू होगा, ऑर्डर 39 में एक्सप्लेन किया गया। अब इसके बाद में रूल 6 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।